Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Noteworthy. Geography NCERT क्लास 7th चैप्टर लाइफ इन दी डेजर्ट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और ये लाइफ इन दी डेजर्ट्स का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सहारा डेजर्ट के फ्लोरा एंड फौना और क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ने वाले हैं सहारा डेजर्ट में रहने वाले लोगों के बारे में। सो द टॉपिक इज़ पीपल। Despite the harsh climate, various groups of people inhabit in Sahara Desert. वहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेट होने के बाद भी सहारा डेजर्ट में लोग रहते हैं। एग्जाम्पल जो ग्रुप ऑफ पीपल्स का दिया हुआ है वो ये दो दिया हुआ है, जो कि है बेडवंस और ट्वाग्रेस। ये दो नोमैडिक ट्राइब है जो वहाँ पर रहती है। अब ये वहाँ पर रहते हैं तो कुछ काम भी करते होंगे। सो दे रियर लाइफ स्टॉक, यानी कि वो कुछ जानवरों का पालन पोषण करते हैं। एंड दे आर गोट्स, शीप्स, कैमल्स एंड हॉर्सेस। वो इनका पालन पोषण क्यों करते हैं? वाई दे रियर दीज लाइफ स्टॉक्स? वो इसलिए क्योंकि ये जो एनिमल्स है वो उन्हें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ये लेदर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि बेल्ट्स, स्लीपर्स और वाटर बॉटल्स बनाए जाते हैं। इन जानवरों के जो बाल होते हैं ना, हेयर्स, उनसे क्या बनता है? मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। और इस वजह से दे रियल लाइफ स्टॉक्स लाइक गोट, शीप्स, कैमल्स एंड हॉर्सेस। दे वोर हैवी रोप्स, यानी कि जो ये नोमैडिक ट्राइब है ये बहुत हैवी रोप्स पहनती है। हैवी रोप्स का मतलब क्या है? बहुत ही लॉन्ग और टाइट भी हो सकता है, फिटिंग या फिर लूज, एक बहुत ही थिक कपड़ा, जिससे कि वो अपने आप को ना उस एरिया के डस्ट स्टॉर्म से और हॉट विंड से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर हैवी रोप्स पहनते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट सपोर्ट्स पॉपुलेशन सेटलमेंट इन सहारा डेजर्ट एंड हाउ, यानी कि वो क्या चीज़ है जो वहाँ के जो लोग हैं, नोमैडिक ट्राइब्स, उनको हेल्प करती है सहारा डेजर्ट में रहने के लिए, और कैसे हेल्प करती है? सो इसका फर्स्ट प्राइमरी रीज़न है वो है ओआसिस इन द सहारा एंड नाइल वैली इन इजिप्ट। ओआसिस हमने पढ़ा था कि वो ग्रीन एरिया जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है और वहाँ पे वेजिटेशन होता है। दैट मीन्स ओआसिस मतलब वाटर की मौजूदगी। नाइल वैली हमें पता है, वैली में भी फिर वाटर अवेलेबल होता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं वहाँ पर वाटर की कमी को फुलफ़िल करते हैं, और वाटर जब मिल जाता है तो वहाँ पर वेजिटेशन भी होगा, इसीलिए वहाँ के लोग वहाँ पे क्रॉप्स भी उगाते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स। और ये चीज़ उन्हें हेल्प करती है वहाँ पर रहने में, वहाँ के एरिया पे सर्वाइव करने में। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज़ ग्रोन हेयर इन इजिप्ट। जो इजिप्शियन कॉटन जो हम पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है वो यहाँ इजिप्ट में ही उगाया जाता है। स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सहारा डेजर्ट अफ्रीका के 11 कंट्रीज़ में फैला हुआ है और उसमें से एक एरिया है इजिप्ट, और जिस एरिया में सहारा डेजर्ट ये है वहीं पर ये इजिप्शियन कॉटन जो है वहाँ पे उगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ ऑयल। प्राइमरी रीज़न होगा कि वाटर अवेलेबल है सहारा डेजर्ट में, इस वजह से लोग वहाँ पर रहते हैं। सेकेंड जो सेकेंडरी रीज़न है वो है डिस्कवरी ऑफ ऑयल। प्राइमरली अकर्ड इन अल्जीरिया। अब 11 कंट्रीज़ जिसमें सहारा डेजर्ट फैला हुआ अफ्रीका के, उसमें से एक कंट्री आता है अल्जीरिया, और अल्जीरिया में ही ऑयल की डिस्कवरी हुई थी। अब जिस साइट पे ये ऑयल की डिस्कवरी हुई थी उसे कहा जाता है हसी मसूद ऑयल फील्ड, उस साइट का नाम है। और ये जो साइट है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर ऑयल रिजर्व्स है। अब ये जो डिस्कवरी है वो कैसे हेल्प करती है वहाँ के लोगों को वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, वो आंसर है हमारा यहाँ पर। द डिस्कवरी सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म द रीजन बाय इनेबलिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कीवर्ड क्या है हमारा यहाँ पर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्पाइट द हार्श डेजर्ट एनवायरनमेंट। ऑयल की डिस्कवरी होने से वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगा,
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, जो हमारी ये डेजर्टेड एरिया होगा वो बाकी के सिटी लाइफ से कनेक्ट हो जाता है। सो इसलिए ये भी हेल्पफुल रहा वहाँ के लोगों को वहाँ पर सर्वाइव करने में, बट ये एक सेकेंडरी रीजन है। थर्ड हमारा इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि वहाँ पर इम्पॉर्टेंट उस सहारा डेजर्ट के रीजन में ना इम्पॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट मिनरल क्या क्या है, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। और ये वहाँ पर पाया जाता है, इसलिए उस एरिया का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। इसी टॉपिक में जो हमारी लास्ट इसमें बात करी गई है वो है कल्चरल लैंडस्केप के बारे में। बताया गया है कि वहाँ का जो कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज़ अंडरगोइंग चेंज। तो सबसे पहले समझते हैं कि कल्चरल लैंडस्केप का मतलब क्या होता है। कल्चरल लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि जब वहाँ के लोग और वहाँ के एनवायरनमेंट में जब इंटरेक्शन होता है तो एक एरिया डेवलप होता है। और वो एरिया हमें पता है वहाँ पर नोमैडिक पीपल रहते थे, कैसे ट्रेडिशनल वे में वहाँ पर वो अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सहारा डेजर्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, उस रीजन की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण वहाँ पर जो कल्चरल लैंडस्केप था वो चेंज होने लगा। अब वो कैसे हुआ है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ग्लीमिंग ग्लास केज ऑफिस बिल्डिंग टावर्स ओवर मॉस्क, यानी कि जो वहाँ पर मॉस्क है, वहाँ पर मस्जिद है, उनके ऊपर ना शीशे के ऑफिसेस बनने लगे हैं। एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पास। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो रोडवेज भी बनेंगे, रोडवेज कंस्ट्रक्ट, और उस एरिया में ये बना सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस पैटर्न में, जो कि कैमल का पाथ था। डेजर्ट में कैमल ही है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, और उसी एरिया में अब रोडवेज बन गए हैं। सेकेंड है ट्रक्स आर रिप्लेस्ड बाय कैमल्स। कैमल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया, वहाँ पर सॉल्ट का ट्रेड होता है। अब उस सॉल्ट के ट्रेड के लिए अब कैमल्स को ना यूज़ करके वहाँ पर ट्रक्स का यूज़ किया जा रहा है। ट्रक्स का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रक्स रेगिस्तान में तो चल नहीं पाएगी, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, रोड्स बनने के कारण अब रोड्स पे अब ट्रक्स चल रही हैं और उसी से अब सॉल्ट का ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत फास्ट हो जाता है। तो कैमल्स को अब यूज़ नहीं किया जा रहा है इसके लिए। जो वहाँ की वो नोमैडिक ट्राइब जो वहाँ पर रह रही थी, वो अब काम कर रही है फॉरेन टूरिस्ट की तरह। अब पहले वो अपने पुराने कल्चर की तरह रहते थे, वहाँ पर वेजिटेशन के थ्रू वो अपना पालन पोषण करते थे, पर अब वहाँ पर वो टूरिस्ट गाइड बन गए, क्योंकि अब वहाँ पर लोग आ रहे हैं धीरे धीरे उस एरिया में विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। फोर्थ है नोमैडिक हर्ड्समैन आर मूविंग टुवर्ड्स द सिटी लाइफ। और जो वहाँ के बाकी के जो हर्ड्समैन हैं वो अब सिटी लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं जॉब्स की सर्च में। ये था हमारा सहारा डेजर्ट में कैसे लोग रहते हैं, कैसे वहाँ पर कल्चरल लैंडस्केप जो है वहाँ पर चेंजेस से गुजर रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पर लोगों को हेल्प करती है वहाँ पर रहने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में। लद्दाख हमारा एक कोल्ड डेजर्ट है और लद्दाख को हम खापाचन यानी कि स्नो लैंड भी कहते हैं। लद्दाख का जो लोकेशन है वो है बिटवीन ग्रेट हिमालयाज। जम्मू एंड कश्मीर के जो ईस्टर्न साइड का जो रीजन है, यहाँ ग्रेट हिमालयाज में, इधर हमारा ये लद्दाख रीजन है। लद्दाख रीजन ये दो चीज़ों के बीच इनक्लोज्ड है, और वो कौन सी दो चीज़ें हैं, एक है काराकोरम रेंज नॉर्थ में, ये हमारा काराकोरम रेंज हो गया, और सदर्न साउथ में हमारा ये जांस्कर आ गया, और नॉर्थ में हमारा ये काराकोरम रेंज, और इसी के बीच हमारा ये लद्दाख रीजन है। लद्दाख रीजन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी जो बहती है वो है हमारी इंडस। इस रीजन में हमें बहुत सारे ग्लेशियर्स भी देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल है हमारा गांगरी ग्लेशियर, जो कि हमारे लद्दाख रीजन में पाया जाता है। लद्दाख रीजन में जो एल्टीट्यूड है वो 3000 मीटर से 8000 मीटर तक होता है। 3000 मीटर यानी कि यहाँ पर हमारा कारगिल है। कारगिल का हम अगर एल्टीट्यूड देखेंगे इधर से, तो ये हमारा 3000 मीटर जो हाइट है इसकी कारगिल की,
वहीं हमारा जब हम काराकोरम रेंज लद्दाख में जो है, इस काराकोरम रेंज की तरफ जाएंगे तो यहाँ का एल्टीट्यूड हमारा 8000 मीटर तक हो जाएगा। इस एल्टीट्यूड से क्या इम्पैक्ट इस रीजन में पड़ता है, वो ये है, फर्स्ट ये है कि क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। एल्टीट्यूड बढ़ने से वो उस रीजन का क्या है, लद्दाख रीजन का, कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और ड्राई होता है। और इसमें भी इस क्लाइमेट में एक डिफरेंस है डे और नाइट में। वो टेम्परेचर के बेसिस पर देखेंगे कि दिन में जो, और ये भी समर में, गर्मियों में जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से अबव होता है, लेकिन वहीं अगर समर्स में हम रात में देखेंगे तो क्या होता है, बिलो 30 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। विंटर में अगर हम देखेंगे तो विंटर में दिन हो या रात हो, हमेशा वहाँ का टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सेकंड जो एल्टीट्यूड का इम्पैक्ट पड़ता है वो ये है कि इतना एल्टीट्यूड होने के कारण ना वहाँ पर जो एयर पाई जाती है हमें, वो एयर इतनी थिन होती है, इतनी थिन होती है कि जो सन की जो सनलाइट होती है, जो रेस होती है ना, वो डायरेक्टली फेल्ट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा महसूस की जा सकती है। वो डायरेक्टली एक, अगर हम ना एक्सपोजर यानी कि सन के एक्सपोजर में जाए, बाहर जाएँ, तो जो सन की हीट होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेंसली हम फील कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की एयर बहुत ज़्यादा थिन है जो कि बिल्कुल भी सन के हीट को ना रोक नहीं पाती है, वो डायरेक्टली धरती पर पड़ती है। लद्दाख रीजन जो है वो एक रेन शेडो ऑफ हिमालयाज इसको कहा जाता है, लद्दाख रीजन को। रेन शेडो का मतलब क्या होता है? रेन शेडो का मतलब है कि अ ड्राई रीजन ऑफ लैंड दैट रिसीव्स लिटिल रेनफॉल ड्यू टू अ माउंटेन रेंज ब्लॉकिंग मॉइस्चर रिच विंड्स। रेन शेडो एरिया वो एरिया है जो कि ड्राई एरिया होता है और वहाँ पर ना जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होती है। और कम क्यों होती है? क्योंकि जो माउंटेन्स है वहाँ पर, वो मॉइस्चर रिच जो विंड होते हैं ना, वो इधर आने ही नहीं देते हैं, और इसी कारण वहाँ पर बारिश नहीं होती है। इसीलिए इस लद्दाख जो है वो रेन शेडो एरिया कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि लद्दाख लाइज इन दी रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज। अब रेन शेडो हिमालयाज में आने के कारण इसका भी इम्पैक्ट होगा। तो इसका दो तरह से इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट ये है कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। थर्ड ये है कि द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। ये दो तरह से, एक तो फ्रीजिंग विंड वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी, जो कि बर्फ़ जमाने वाली होती है, एकदम उतनी ठंडी पड़ती है। और बर्निंग हॉट सनलाइट, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो सनलाइट जो होती है बहुत ज़्यादा फेल्ट की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैंने मार्क किया हुआ है, वो ये है कि इफ़ यू सिट इन द सनलाइट विद योर फीट इन द शेड, यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। अगर आप अपने पैर को छाँव में रख करके और धूप में बैठे हो, तो आप एक सेम टाइम पे ही सनस्ट्रोक भी फील कर सकते हो और फ्रोस्ट बाइट भी फील कर सकते हो। अब सनस्ट्रोक और फ्रोस्ट बाइट का मतलब क्या है? सनस्ट्रोक का मतलब है कि ये एक इलनेस है जिसमें बॉडी क्या होती है, बहुत ज़्यादा टाइम ना धूप में रहने के कारण ना बॉडी ओवरहीट करती है। और फ्रोस्ट बाइट का मतलब होता है कि एक इंजरी है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड के एक्सपोजर के कारण ना हमारे स्किन और टिश्यूज़ में एक इंजरी कॉज हो जाती है। तो अगर फीट जो है हमारा वो हमने शेड में रखा हुआ है और अपने आप को हमने ना सन के एक्सपोजर में रखा हुआ है, तो हमें सन के एक्सपोजर में रहने के कारण सनस्ट्रोक हो सकता है। और फीट को हम अपने जो अपने पैरों को हमने शेड में रखा हुआ है उसके कारण हमें फ्रोस्ट बाइट की इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना के बारे में। कौन कौन से हमें वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते हैं। सो ड्यू टू हाई एरिडिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा सूखेपन की वजह से जो वेजिटेशन है वहाँ पर वो बहुत कम होती है। स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड शर्ब्स, यानी कि जो ग्रीनरी वाला जो लैंड होता है ना, सूखापन तो वहाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ग्रीनरी वाला लैंड है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, यानी कि स्कैंटी पैचेस ऑफ शर्ब्स एंड ग्रासेस। सेकंड है हमारा कि लद्दाख की वैल्यू में ना वी फाउंड ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स। तो सबसे पहले ये है कि लद्दाख की वैली में हमें ग्रोव्स का मतलब क्या है? ग्रोव्स का मतलब होता है कोई भी झुंड हो किसी पेड़ पौधे का,
जैसे स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री स्पेशली ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप, अगर एक ही तरह के बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, झुंड में अवेलेबल है, तो हम उसे ग्रोव्स कहते हैं। तो ग्रोव्स ऑफ विलोज, विलोज क्या है? अ ट्री विद लॉन्ग थिन ब्रांचेस दैट हैंग डाउन एंड विच ऑफन ग्रो नियर वाटर। ये वाटर जहाँ पर होता है वहीं पर ये ग्रो करते हैं, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये बहुत लंबे और थिन होते हैं, इनकी ब्रांचेस नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, और यही जब बहुत मात्रा में एक जगह पर अवेलेबल होते हैं तो उसे कहते हैं ग्रोव्स ऑफ विलोज। पॉपुलर्स का मतलब होता है अ टॉल स्ट्रेट ट्री विद सॉफ्ट वुड। एक टॉल है, स्ट्रेट है और ट्री है जिसकी जो वुड्स होते हैं ना, लकड़ियाँ, बहुत सॉफ्ट होती हैं, और ये बहुत मात्रा में जब अवेलेबल है तो इसे कहते हैं ग्रोव्स ऑफ पॉपुलर्स। समर में, ड्यूरिंग समर यहाँ पर एप्पल्स, एप्रिकॉट और वॉलनट बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, यानी कह सकते हैं समर्स में इनका वेजिटेशन बहुत होता है, इसीलिए यहाँ पर एप्पल्स, एप्रिकॉट और वॉलनट्स पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ के फौना, यानी कि यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में। एनिमल्स जो हैं, वाइल्ड गोट, वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स यहाँ पर पाए जाते हैं, या फिर इनका कह सकते हैं कि इनका पालन पोषण होता है। रियर्ड फॉर मिल्क, मीट एंड हाइड्स। मिल्क हमें पता है, मीट के लिए भी इनका पालन पोषण किया जाता है। हाइड्स का मतलब क्या होता है? हाइड्स का मतलब कि जब कोई जानवर मर जाता है तो उनकी स्किन को यूटिलाइज़ किया जाता है। हमने बहुत देखा होगा उनकी स्किन से ना कवर बनाए जाते हैं अपने आप को कवर करने के लिए, क्योंकि एनिमल्स की स्किन बहुत गर्म होती है, तो उनको यूज़ किया जाता है हाइड्स बनाने के लिए। सेकेंड है स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिबेतियन स्नोकॉक, रेवन और हुप्पू। ये जो टाइप ऑफ बर्ड्स हैं ये वहाँ पर कॉमन है इस रीजन में, और इसमें से कई हैं जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। याक के मिल्क को यूज़ किया जाता है वहाँ पर चीज़ और बटर बनाने के लिए, और वहाँ पर शीप और गोट के हेयर को यूज़ किया जाता है वुलन्स के लिए, यानी कि गर्म कपड़े बनाने के लिए। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है हमारा कि सहारा डेजर्ट, लद्दाख डेजर्ट में पीपल्स के बारे में। सो इसमें फर्स्ट आता है रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया, कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं लद्दाख के लोगों के में और तिब्बत और सेंट्रल एशिया में जो लोग होते हैं उनमें एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी है कि यहाँ के लोग या तो मुस्लिम होंगे या तो बुद्धिस्ट होंगे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है कि लद्दाख रीजन में ना, लद्दाख रीजन के लैंडस्केप यानी कि वहाँ के लैंड में ना बहुत सारे मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ पाए जाते हैं, जिससे कि गोम्पास कहा जाता है। गोम्पास यानी कि बुद्धिस्ट के टेम्पल। फेमस कुछ मोनेस्ट्रीज़ हैं, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, ये 4 नाम हैं उन मोनेस्ट्रीज़ के। नेक्स्ट आता है कि समर और विंटर में लोग वहाँ पर लद्दाख रीजन में किन किन कामों में एंगेज होते हैं उसके बारे में। तो समर में क्या होता है कि लोग वहाँ पर कल्टीवेशन में बिज़ी होते हैं, और क्या क्या चीज़ों का कल्टीवेशन होता है? बार्ले, पोटैटोज़, पीज़, बीन्स और टर्निप की। विंटर में क्या होता है, वहीं कल्टीवेशन में बिज़ी ना हो करके लोग वहाँ पर फेस्टिव्स और सेरेमनीज़ में बिज़ी होते हैं। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि विंटर्स में जो वेदर जो वहाँ का होता है, वहाँ की जो क्लाइमेट जो हो जाता है वो क्लाइमेट इतना हार्श होता है कि वहाँ पर कल्टीवेशन या फिर कोई भी आउटडोर एक्टिविटी परफॉर्म करना लंबे समय के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए लोग विंटर्स में कल्टीवेशन ना करके वहाँ पर फेस्टिवल्स में, सेरेमनीज़ में बिज़ी होते हैं। यहाँ के वुमेंस के बारे में ये कहा गया है कि वुमेंस यहाँ की जो होती हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं। और ये क्यों कहा गया है? वो इसलिए क्योंकि दिन में तो ये अपना घर का काम करती हैं, दिन एक्चुअली वहाँ पे वो अपना वुमेंस जो है वो अपना घर का काम भी करती हैं, वहीं साइड बाय साइड वो एक स्मॉल बिजनेस भी कर रही होंगी या फिर एक शॉप ओनर भी होंगी, एक शॉप भी संभाल रही होंगी, और इसी मल्टीटास्किंग की वजह से वहाँ की वुमेंस को हार्ड वर्किंग कहा गया है। ले जो कि कैपिटल है लद्दाख का, वो कनेक्टेड है बाकी जगहों से, रोडवेज से और एयरवेज से।
टूरिज़्म जो है लद्दाख का मेजर एक्टिविटी है, यानी कि वहाँ पर टूरिज़्म भी बहुत मेजर मात्रा में, मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में वहाँ पर होती है। पीपल अब्रॉड से, इंडिया से वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए। वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग जाते हैं लद्दाख में घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए? वो है गोम्पाज़ यानी कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़, ट्रेक्स टू सी दी मेडोज़, अ फील्ड ऑफ ग्रास जो कि स्मॉल स्कैंटी ऑफ ग्रासेस हो गए, या फिर हमने विलोज़ और पॉप्लर्स के बारे में, ग्रेव्स ऑफ विलोज़ और पॉप्लर्स के बारे में पढ़ा था, उन्हें विज़िट करने के लिए, ग्लेशियर्स को देखने के लिए, विज़िट करने के लिए, जो वहाँ पर सेरेमनीज़ होती हैं, फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट होते हैं, वो देखने के लिए। लास्ट जो यहाँ के बारे में, लद्दाख रीजन के बारे में बताया गया, वो ये है कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से यहाँ पर भी जो है लाइफ जो लोगों की, वो भी बहुत ही चेंज हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की एक खासियत ये है कि पीपल ऑफ लद्दाख हैव लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर। कि लद्दाख के जो लोग हैं वो नेचर के साथ बहुत ही एक बैलेंस्ड वे में अपने लाइफ को जीते हैं, एक हार्मनी वे में वहाँ के साथ में जीते हैं, और कभी भी अपने अपने नीड्स के लिए, ज़रूरत के लिए कभी भी नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। तो इवन दो वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, फिर भी लोग वहाँ पर एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं, और यही वहाँ लद्दाख की सुंदरता है। और ये हमारा पूरा चैप्टर था लाइफ इन दी डेजर्ट के बारे में।